बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सेट नंबर चौथा या 4 उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसमें मैं महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को लिया हूं जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा तथा जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके बाद तुरंत से आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा या एक नोट कॉपी लेके बैठ जाइएगा, जिसमें दोस्तों आप जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो उसका आंसर आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। उसके बाद वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आपका सही हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है दोस्तों अव्ययीभाव समास। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जो है दोस्तों इसका पहला पद जो है अवयव होता है यानी कि प्रधान होता है, तथा जो दूसरा पद होता है कोई संज्ञा होता है, तथा इसका क्रिया से जो बनता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। दोस्तों यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वह होगा शक्ति के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैन का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए है न धन अयन, न धन यन, ऑप्शन बी है ने धन अन, ऑप्शन सी है ने धन यान, ऑप्शन डी है दोस्तों नी धन अन। तो जल्दी से इसका आप लोग दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ने धन अन। दोस्तों इसका इस संधि में ये नैन जो संधि है दोस्तों ये आयादी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आयादी संधि सॉरी दोस्तों स्वर नहीं, आयादी संधि के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों ए यहाँ पास का ए धन अ मिलके अय या अ बनता है, जो कि दोस्तों आयादी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? आपको तद्भव बताना है। तद्भव और तत्सम दोस्तों दो शब्द होता है। तद्भव यानी कि जो पुराने समय में होता है, और तत्सम जो दोस्तों उसका परिवर्तित रूप है, परिवर्तित, उसको हम तत्सम कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों आज्ञा, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है आग, ऑप्शन डी है वायु। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आप लोग सही आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तद्भव तत्सम का मैं थोड़ा उल्टा ही बता दिया था। तत्सम पहले आता है, तत्सम के अंदर जो पुराने समय से ही चलता आया जो वर्ड है, और तद्भव यानी कि जो परिवर्तित रूप है दोस्तों उसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आग। अग्नि का परिवर्तित रूप दोस्तों आग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी चंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रभाकर, ऑप्शन बी है सुधाकर, ऑप्शन सी है निराकर निशाकर, ऑप्शन डी है राकेश। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर जो है दोस्तों चंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों सुधाकर, निशाकर और राकेश। और प्रभाकर जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची होगा दिवाकर, भास्कर, सविता या सूर्य, रवि, सूरज, इस तरह से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांचवा, सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक का विलोम शब्द आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों असार्थक, ऑप्शन बी है निरर्थक, ऑप्शन सी है अर्थहीन, ऑप्शन डी है अप्रासंगिक। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, सार्थक मतलब कोई भी चीज का एक सही अर्थ, सही दिशा में अर्थ। और निरर्थक जिसका इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? ऑप्शन है अभिलाषा, ऑप्शन बी है कामना, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन डी है कल्पना। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा, जो जानने की इच्छा रखता है दोस्तों उसे हम जिज्ञासा या जिज्ञासु कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जो एक आंख से देखते हैं इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है दोस्तों काना होना, ऑप्शन बी है कम दिखाई देना, ऑप्शन सी है भेद करना, ऑप्शन डी है बराबर मानना। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। एक आंख से देखना का मतलब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, सबको बराबर या एक नजर से देखना या मानना, बराबर मानना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी है डींग हाँकना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है संभाल ना पाना, ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षी होना। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका अधजल गगरी छलका जाए मतलब जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है या कोई भी सामान में आधा भरा हुआ जल रहता है तो वो छलकता है, तो उसके बारे में बताया। इसका मतलब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डींग हाँकना, इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों आप लोग रस के बारे में पढ़े होंगे। तो इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ए अद्भुत रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है विभत्स रस, ऑप्शन डी है भयानक रस। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा का दोस्तों विभत्स रस कहा जाता है। स्थायी भाव की संख्या दोस्तों कुल तो 9 मानी गई है, लेकिन भरत मुनि जी के अनुसार 8 माना गया है, क्योंकि दोस्तों नाटक में जो दोस्तों शांत रस को नहीं गिना जाता है, इसलिए भरत मुनि जी ने 8 रस को ही स्थायी भाव माना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विभत्स रस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है दोस्तों अनुप्रास, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है रूपक। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्लेष। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में श्लेष अलंकार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विदेशी भाषा से नहीं आया है? मतलब कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन में से शब्द दिया गया है जो कि विदेशी भाषा से नहीं आया है? ऑप्शन ए है शादी, ऑप्शन बी है साबुन, ऑप्शन सी है ट्रेन, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे या चूज कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी जो है दोस्तों यह देसी भाषा है, लोकल भाषा हम कह सकते हैं। देसी बोलीचाली में दोस्तों कबड्डी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो तीनों दिया गया दोस्तों ये सब विदेशी भाषाओं से लिया गया है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, यानी कि क्या होगा निरर्थक का सही संधि विच्छेद? ऑप्शन ए है निर धन अर्थक, ऑप्शन बी है नी धन अर्थक, ऑप्शन सी है निर धन अर्थक, ऑप्शन डी है नीरा धन अर्थक। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नी धन अर्थक।
दोस्तों नी धन अर्थक जो इसका निरर्थक का संधि विच्छेद है, और इसका दोस्तों संधि जो होगा वह होगा दोस्तों विसर्ग स्वर संधि, या विसर्ग सिर्फ विसर्ग संधि कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रिपु का पर्यायवाची शब्द है, यानी रिपु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना। ऑप्शन है अजात, ऑप्शन बी है अरि, ऑप्शन सी है रिपु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे आप लोग। तो दोस्तों रिपु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अरि। इसके अलावा दोस्तों रिपु को दुश्मन, अमित्र या वैरी, शत्रु ये सभी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऊ किस प्रकार का स्वर है, यानी ऊ दोस्तों किस प्रकार का स्वर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्र स्वर, ऑप्शन बी है मध्य स्वर, ऑप्शन सी है पश्च स्वर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऊ है दोस्तों वो आपका पश्च स्वर है, यानी इसका उच्चारण करने में दोस्तों पीछे से जो जीभ के पीछे से जो लगता है या उसी पे उसका दावा आता है, तो उसे हम दोस्तों पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं, ऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है वैराग्य, ऑप्शन बी है विराग, ऑप्शन सी है सविज्ञ, ऑप्शन डी है दोस्तों जिज्ञासु। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुराग का जो विलोम शब्द है उसे हम विराग कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है इक, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है ई। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुज का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो आ लगा देंगे जैसे अनुजा, तो वह दोस्तों स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा, अनुज का अनुजा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। प किस प्रकार का व्यंजन है, प जो है दोस्तों किस प्रकार का व्यंजन आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन सी है लुंठित व्यंजन, ऑप्शन डी है दोस्तों नासिक के व्यंजन। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो प है वह दोस्तों आपका एक स्पर्श व्यंजन है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। प जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ओगन तेल में किस प्रकार का समास है, ओगन तेल में दोस्तों किस प्रकार का समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है दोस्तों द्वंद्व समास। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा ओगन में तेल। तो इसमें जो है दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ओगन में तेल दोस्तों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है अव्यय। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है अव्ययीभाव समास, अव्यय। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वह एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि प्रेम एक भाव है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है कौन से शब्द में, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है दोस्तों वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन बी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ऑप्शन सी है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन डी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं था। तो इसमें से दोस्तों चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो सर्वनाम का इसमें गलत इस्तेमाल हुआ है, गलत तरीके से इसमें बताया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें दोस्तों सर्वनाम जो होगा मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ये होगा आपका सही आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर का। निर्वासित में प्रत्यय है, यानी निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय दोस्तों दो प्रकार का पद होता है। उपसर्ग जो है दोस्तों जो कोई भी शब्द का पहले लगता है, और प्रत्यय जो है दोस्तों पीछे जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों ईक, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है सित, ऑप्शन डी है ईत। तो निर्वासित में दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो निर्वासित में दोस्तों ईत प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। महान का विलोम शब्द कौन सा है? जो महान है दोस्तों इसका विपरीत विलोम शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्षुद्र, ऑप्शन बी है अनुचित, ऑप्शन सी है अल्प, ऑप्शन डी है नगण्य। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जो महान का दोस्तों विलोम शब्द होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र। तो महान का विलोम शब्द वह क्षुद्र होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वह आर्य भाषा समूह का नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्तों चीनी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है फारसी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए या कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो आर्य भाषा समूह में नहीं आता है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीनी भाषा या चीनी भाषा समूह। बाकी संस्कृत, लैटिन और फारसी जो है दोस्तों आर्य भाषा समूह में आता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं कौन सा होता है, कितने भेद होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन सी 6 है, डी है दोस्तों 6। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्दों के भेद दोस्तों बी ऑप्शन नंबर सही होगा। 3 होते हैं जो दोस्तों व्युत्पत्ति या बनावट या रचना भी से करते हैं। इसके आधार पर जैसे जैसे दोस्तों होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द, ये 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के या रचना या बनावट के आधार पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द पूछा गया है, यानी कि पुराने समय में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन काल में उसके बारे में पूछा तत्सम शब्द। ऑप्शन ए है सत्तू, ऑप्शन बी है हल्दी, ऑप्शन डी है सी है दोस्तों उबटन, ऑप्शन डी है हरिद्रा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों पुराने समय में जो दोस्तों सही हरिद्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो हरिद्रा है दोस्तों ये वह जो पुराने समय प्राचीन काल में हल्दी को हरिद्रा कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, यानी तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है पिया, ऑप्शन डी है मयूर। जो तद्भव शब्द है दोस्तों आपको बताना है, जो यानी कि आज के समय में प्रचलन में है उसे वो शब्द को आपको चूज करना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या नोट कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, उसके बाद
अंतिम वीडियो के अंत में बताइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिया। पिया जो है दोस्तों तद्भव शब्द होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में देशज शब्द है, यानी देशज शब्द आपको कौन सा है, देशी भाषा यानी लोकल बोलीचाली की भाषा में कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है खुराक, ऑप्शन बी है अफसोस, ऑप्शन सी है मलाई, ऑप्शन डी है अल्लाह। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद में इसका सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। जो दोस्तों देसी बोलीचाली में जो भाषा बोला जाता है वह शब्द है दोस्तों मलाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में विदेशी शब्द है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा शब्द विदेशी भाषा परिवार का है आपको बताना है। ऑप्शन ए है टिकट, ऑप्शन बी है खीर, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है गोबर। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिकट। टिकट जो दोस्तों विदेशी शब्द है। बाकी खीर, घोड़ा, गोबर ये सब दोस्तों देशज शब्द या देसी शब्द हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची है, यानी पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी है परमेश्वर, ऑप्शन सी है नलिन, ऑप्शन डी है पीयूष। तो पुंडरीक का शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुंडरीक का जो दोस्तों नलिन, ऑप्शन नंबर सी, यानी पुंडरीक का पर्यायवाची शब्द वह होगा दोस्तों नलिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां, रवितनया शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो रवितनया शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है पुत्री, ऑप्शन सी है कालिंदी, ऑप्शन डी है शरीर। तो दोस्तों रवितनया का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी, यानी कालिंदी आपका सही आंसर होगा रवितनया का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 31 नंबर का, मृदुल का विलोम शब्द है, यानी मृदुल का विलोम शब्द कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए है खराब, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है रुक्ष, ऑप्शन डी है कठिन। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर। मृदुल का जो विलोम शब्द है दोस्तों वह होगा कठोर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर का, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। जो अक्ल का दुश्मन मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। महामूर्ख ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है महापंडित, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है शत्रु। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिए, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों अक्ल का दुश्मन का दोस्तों जो सही अर्थ होगा वह होगा महामूर्ख, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन आपको बताना है, यानी कि दोस्तों जब इसको बोलने में हम लोग का जीव में आपस में एक घर्षण होता है तो उसको हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है चा, ऑप्शन नंबर बी है ला, ऑप्शन नंबर सी है शा, ऑप्शन डी है का। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका सही आंसर मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सा। जो सा है दोस्तों, जो तीनों टाइप का शा आता है वह दोस्तों संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्यु उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपसर्ग आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्र,
ऑप्शन बी है प्रति, ऑप्शन सी है प्रत्यु, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रत्युत्पन्नमति में है उपसर्ग हुआ होगा प्रति। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी देसी या लोकल बोलीचाली में कौन सा शब्द लोकल भाषा कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है खेत, ऑप्शन सी है लोटा, ऑप्शन डी है प्रार्थना। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो देसी बोलीचाली में जो देशज शब्द है दोस्तों, देशी शब्द है वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोटा। लोटा जो है दोस्तों हम लोग का देशी शब्द होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है रसाल, ऑप्शन बी है नलिन, ऑप्शन सी है राजीव, ऑप्शन डी है उत्पल। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रसाल। रसाल जो है दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो नलिन, राजीव और उत्पल है ये दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा जो शब्द दोस्तों विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन बी है दोस्तों अच्छा तुम घर जाओ, ऑप्शन सी है तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन डी है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। अच्छा शब्द का जो दोस्तों विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ कौन सा इसमें वाक्य में आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। तो विशेषण जो है दोस्तों जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी यह दोस्तों स्थान या कोई जगह का विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, ऑप्शन बी है उज्ज्वल, ऑप्शन सी है उज्ज्वल, ऑप्शन डी है उज्ज्वल। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए या कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद में इसका सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। जो यह वाला क्वेश्चन जो दोस्तों अक्सर परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए परीक्षा दृष्टि से दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो उज्ज्वल का सही शब्द हो गया, शुद्ध शब्द होगा वह होगा उज्ज्वल, यानी कि उज्ज्वल इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन में है नीरद, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है विद्युत। जो दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। जो दोस्तों दामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा विद्युत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन होगा दोस्तों, कौन होगा, कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए नम्रता, ऑप्शन बी है शीतलता, ऑप्शन सी है सच्चा, ऑप्शन डी है मिठास। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सच्चा। सच्चा जो है दोस्तों इसका विशेषण होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा
क्वेश्चन नंबर 41 का, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, ए संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी है क्रिया। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो जो दोस्तों काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 42वां नंबर का, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? यानी रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपको बताना है। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो क्रिया के भेद होते हैं रचना के आधार पे, और दोस्तों मुख्य रूप से 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43, जय का विलोमार्थी होगा, यानी जय का विलोम में अर्थ क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है अजय, ऑप्शन बी है पराजय, ऑप्शन सी है विजय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों जो जय का विलोम शब्द होगा वह होगा दोस्तों पराजय। जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है विग्रह, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है संक्षेप, ऑप्शन डी है विच्छेद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। समास का जो है दोस्तों शाब्दिक अर्थ या अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षेप। जो समास का शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा दोस्तों संक्षेप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वह है दोस्तों ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। यानी इनमें से कौन सा नदी का नाम जो स्त्रीलिंग तो दिखता है लेकिन वह दोस्तों स्त्रीलिंग में नहीं आता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है तांदुला। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बना लिया होगा। तो दोस्तों जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है जो नदी का नाम है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी का नाम। सिंधु जो है दोस्तों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है नदी के नामों में से, जो है ऑप्शन दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूर्योदय का जो दोस्तों संधि होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। इसमें दोस्तों ओ की मात्रा है अ प्लस उ मिलके सूर्य अ और उदय उ का उ मिलके ओ बन जाता है। तो ओ जो है दोस्तों गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा गुण स्वर संधि, गुण संधि, सॉरी स्वर नहीं दोस्तों, गुण संधि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। यानी क्रिया जो है अनुकरणात्मक नहीं है।
या कोई चीज का अनुसरण नहीं करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों झुठलाना, ऑप्शन बी है मिमियाना, ऑप्शन सी है हिनहिनाना, ऑप्शन डी है फड़फड़ाना। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। जिसमें से दोस्तों अनुकरणात्मक शब्द नहीं है, वह होगा दोस्तों झुठलाना। झुठलाना जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम और तद्भव शब्द तो आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। जो प्राचीन काल से चला आया है या आ रहा है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तथा जो अभी नए या इस आधुनिक युग में प्रयोग होता है या उस शब्द को बदल कर जो नया शब्द बन गया है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो उसका दोस्तों या संस्कृत से में बोल सकते हैं, जो संस्कृत शब्द आता है वह दोस्तों आपका तत्सम होता है, और जो अभी का आधुनिक हिंदी होता है दोस्तों वो आपका तद्भव होता है। तो दोस्तों तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है आपको बताना। ऑप्शन ए है गोधूम, ऑप्शन बी है शहीद, ऑप्शन सी है पड़ोसी, ऑप्शन डी है बहू। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। जो जो दोस्तों संस्कृत भाषा परिवार का शब्द है वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोधूम। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं। इसके बाद दोस्तों यह वीडियो आज का समाप्त हो जाएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चन नंबर 50वां है, जलज शब्द क्या है? जो जलज शब्द है दोस्तों किस प्रकार का शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है यौगिक, ऑप्शन बी है योग रूढ़, ऑप्शन सी है तद्भव, ऑप्शन डी है दिशज। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। यह दोस्तों रूढ़ और जो योग होता है, योग और रूढ़ शब्द से मिलकर बना है। तो दोस्तों जलज शब्द जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों यह एक योग रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।